Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing good at your home and your school also. हम लोग प्रगति के मानदंड पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने प्रगति के मानदंड में एक पैराग्राफ जो है वो आपको मैंने स्टार्टिंग का बताया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा रचित ये चैप्टर है और इसमें ये बताया गया है कि जो जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति है उसके जीवन यापन की, उसके सुरक्षा और कल्याण की जो समस्त जिम्मेदारी है वो समाज की ही बनती है और यही सामाजिक प्रगति का मानदंड भी है। और हमारी जो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं उसका संपूर्ण मानव समाज ही जो है वो केंद्र है और यही वो बताना भी चाहते हैं इस चैप्टर में कि जो हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं उसका केंद्र संपूर्ण मानव समाज होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति विशेष या एक अकेला मानव। अब भारत के जो राजनीतिक दल हैं, सामाजिक दल हैं, वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की नकल करते हैं और जो भारत की आत्म इच्छा है या आत्मसम्मान है उसके बारे में वो नहीं सोचते हैं और भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने वाले कुछ दल ऐसी कुरीतियों जैसे छुआछूत है, दहेज प्रथा है, इन सब का, मृत्यु भोज है, इन सब का वो समर्थन भी करते हैं। तो भारत के जो महान पुरुष थे उन्होंने ऐसी बुराइयों का खंडन किया और संस्कृति के मूल तत्व को समझने के लिए उनको प्रेरित किया। फिर वो एक बात और भी इस चैप्टर में कहना चाहते हैं कि जो पाश्चात्य जगत है उसने भौतिक रूप से तो उन्नति बहुत अधिक की है, लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें वो पिछड़ गए हैं और भारत जो है वो आध्यात्मिक उन्नति में सर्वोपरि रहा है, अपना सर्वोच्च स्थान वो रखता है। इसलिए अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए स्वस्थ रह करके विश्व की प्रगति में सहायक होना होगा और सामाजिक रूप से सबको ये कार्य करना होगा। इसी बात की ओर यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबका ध्यान खींचा है। तो कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने मीन्स ये पढ़ा था कि जो किसी भी देश की प्रगति के मानदंड जो हैं वो क्या होने चाहिए, सामाजिक प्रगति और सर्वांगीण प्रगति के, उसके बारे में अपना विचार उन्होंने व्यक्त किया था। और जो हम लोगों ने कल देखा था वो ये देखा था कि जो संसार में रहने वाला व्यक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में समाज का सदस्य जो है वो अवश्य होता है। तो जब वो प्रत्येक किसी न किसी रूप में समाज का सदस्य है तो उन सब की उन्नति पर ही किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति जो है वो संभव हो सकती है या उसी पर निर्भर हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति और समाज की उन्नति अन्योन्याश्रित है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर है और यही समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने समाज की उन्नति के लिए पूरी सामाजिक उन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। और समाज को ये भी चाहिए कि वो अपने समाज में जन्म लेने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनके खान पान और शिक्षा की उचित व्यवस्था वो करे, क्योंकि वह उस समाज की उन्नति का एक महत्वपूर्ण कारक है और वो अपने सामाजिक उन्नति में तभी योगदान दे सकता है जबकि समाज जो है वो उसकी मूलभूत आवश्यकता जैसे रोजी रोटी है, शिक्षा है, मकान है, इन सब मूलभूत आवश्यकताओं को सुगमतापूर्ण जब पूरा करेगा समाज, तभी व्यक्ति भी सामाजिक उन्नति में अपना योगदान दे पाएगा, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करके अपनी आजीविका को भली भांति अर्जित करेगा और इस प्रकार से वो न केवल अपना और अपने परिवार का भला करेगा बल्कि समाज का भी भला करेगा। मैंने आपको ये पहले भी अपने किसी लेक्चर में ये चीज़ बताई है कि पहले हम अपने को इतना गुणवान बनाएंगे, इतना चरित्रवान बनाएंगे कि हम अपना भला कर सकें, अपनों का भला कर सकें और समाज का भी भला कर सकें। जब हम अपना भी भला करते हैं तो भी हम एक तरह से समाज का भला करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं
अपने जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी बौद्धिक सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हूँ। और जो भी मुझे कार्य दिया जाता है, अगर मैं उसको अच्छे तरीके से करती हूँ तो मैं अपना भला करती हूँ और अप्रत्यक्ष रूप से मैं समाज का भला करती हूँ, क्योंकि मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य बच्चों को पढ़ाना है। तो जब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अगर मेरी दी हुई शिक्षा होगी तो बच्चों का बहुत भला होगा। और बच्चे किस में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। आप सारे बच्चे भी कल को देश के भावी नागरिक बनेंगे तो हमारे भारतवर्ष का भला होगा। ये मैंने अपने दृष्टिकोण से बताया। ऐसे ही आप देखिए कि आप एक छात्र बन करके किस तरह से राज्य की या समाज की या पूरे देश की या पूरे विश्व की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज आगे चलिए उसका एक पैराग्राफ हम लोग और पढ़ेंगे। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एकात्म मानववाद। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। तो यत् पिंडे तत् ब्रह्माणे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीव मान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्ट शील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा एकात्म मानव है, जो कि अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र जो है वो मानव होना चाहिए। कल मैंने जो आपको लास्ट लाइन पढ़ाई थी वो बताई थी कि अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। और आज वो ये एक स्टेप उससे और आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी संपूर्ण व्यवस्था समाज की है, जिससे हमारा समाज जो है वो प्रगतिशील हो सके और समाज जो है वो सही रास्ते पर चल सके, तो उसकी व्यवस्था का केंद्र जो है वो मनुष्य होना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो जैसे जो बात कही गई है यत् पिंडे तद ब्रह्माणे, कि जब मनुष्य होगा तभी ये ब्रह्मांड होगा, तो इसके अनुसार जो समष्टि का, संसार का जो जीवमान प्रतिनिधि है वो कौन है, मनुष्य है, और यही उसका उपकरण भी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भौतिक उपकरण है, हमारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, कि हमारे पास रुपया है, कपड़े हैं, रहने को आलीशान मकान है, जीवन की सुविधाओं को भोगने के लिए अनेक यंत्र हैं, अनेक संसाधन हैं, ये सब सुख के साधन तो हैं लेकिन साध्य नहीं। अर्थात केवल इन्हीं पर आधारित अगर हम रहेंगे या प्रत्येक मनुष्य रहेगा तो वो सामाजिक रूप से उन्नति नहीं कर पाएगा। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित होकर किया जाए, मतलब वो कह रहे हैं कि जहाँ पर एक औसत मानव मतलब एक जनरल मनुष्य जो है, एक साधारण मनुष्य जो है, वो केवल शरीर मन और बुद्धि और आत्मा की इच्छाओं से ही प्रेरित होकर जब मनुष्य काम करेगा तो उसके द्वारा जो उन्नति होगी वो वास्तव में अधूरी होगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं केवल अपने शरीर का भला चाहूँगी, केवल अपने मन का भला चाहूँगी, केवल अपने आत्मा का भला चाहूँगी और अपनी बुद्धि का भला चाहूँगी, तो मैं कभी भी समाज की उन्नति में अपना योगदान नहीं दे पाऊँगी। मेरी उन्नति तो होगी लेकिन वो केवल मेरी उन्नति होगी, समाज की उन्नति नहीं होगी और मेरी उन्नति भी उसमें अधूरी होगी। लेकिन जब मैं अपनी बुद्धि से ऐसा सोचूंगी या अपने शरीर से वो श्रम करूंगी जिससे मैं समाज का भला करूंगी, अपने मन में वो विचार लाऊंगी जिससे कि मेरे भलाई के साथ साथ समाज का भला हो सके, अपनी बुद्धि को मैं इतना विकसित करूंगी कि उसमें केवल मेरी भलाई ना हो बल्कि समाज की भलाई हो, और अपनी आत्मा को मैं इतना चैतन्यशील बनाऊंगी कि मैं कहीं स्वार्थी तो नहीं हो रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं केवल अपना भला देख रही हूँ। तो जब इतनी सारी इच्छाएं होंगी मेरी प्रगति के लिए, मेरी सोच के लिए, तब जाकर के मेरी जो प्रगति होगी वो पूर्ण प्रगति होगी।
और यही वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। हमारा एकात्म मानव है जो कि अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। और लास्ट लाइन में इस पैराग्राफ की वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम मनुष्य, हमारा एकात्म मानव है, मतलब जब हम संसार की भलाई तब होगी जब एक मनुष्य की भलाई होगी। तो जब एक मनुष्य की भलाई होगी तो जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर सब मनुष्यों की व्यवस्थाओं का हमें ध्यान रखना होगा कि मतलब मेरी भलाई होगी, आपकी भलाई होगी, मतलब मेरी भलाई होगी, ऐसी व्यवस्था समाज में होगी जिसमें मेरी भलाई होगी, फिर मेरे क्लास के एक एक बच्चे की भलाई होगी, फिर मेरे स्कूल के एक एक टीचर की भलाई होगी, फिर मेरे स्कूल की भलाई होगी, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल की भलाई होगी, मेरा स्कूल चूँकि एक संस्था है तो मेरा जिस जिले में स्कूल है उस जिले के एक स्कूल की भलाई होगी, फिर प्रदेश के स्कूलों की भलाई होगी, देश के स्कूलों की भलाई होगी, और इस तरह से सारे देश विश्व के स्कूलों की भलाई होगी। तब शैक्षिक स्तर पर हम जो है वो प्रगति के मानदंड को स्वीकार कर पाएंगे। समझ में आया आपको कि मैं किससे जुड़ी हूँ, मैं स्कूल से जुड़ी हूँ तो मेरी भलाई होगी, फिर मैं सारे बच्चों की भलाई करूँगी, उन सारे बच्चों की भलाई होगी और सारे टीचर्स की भलाई होगी, स्कूल की, प्रिंसिपल की, फिर सारे बच्चों के परिवारों की भलाई होगी। जब परिवारों की भलाई होगी फिर वो परिवार भी सब किसी के फादर जो हैं वो टीचर हैं, किसी के बिजनेसमैन हैं, किसी के डॉक्टर हैं, किसी के इंजीनियर हैं, तो जब सारे क्षेत्रों में भलाई होगी तब जाकर के प्रगति की उचित व्यवस्था या प्रगति के मानदंड को हम तैयार कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य एकात्म रूप में प्रगति नहीं कर पाएगा, मनुष्य एकात्म मानववाद के आधार पर हमें प्रगति करनी होगी। और यही एकात्म मानववाद का जो है वो सही अर्थ है कि मैं अपनी भलाई करूंगी और मेरे से संबंधित सारे लोगों की भलाई करूंगी। लेकिन वो सब भी तो अपने अपने में रहेंगे, मैं आपकी भलाई करूंगी, रोज वीडियो भेजूंगी, रोज अच्छे से पढ़ाऊंगी, बहुत अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन मुझे जिसे पढ़ाना है वो वीडियो देखेगा ही नहीं, जैसा कि कुछ बच्चे कभी कभी कर देते हैं, है ना। तो उसकी भलाई तो नहीं हो पाएगी ना। तो अगर शिक्षा देना मेरा कार्य है तो शिक्षा लेना किसका कार्य है, आप बच्चों का कार्य है, आप स्टूडेंट्स का कार्य है। तो मेरे साथ साथ अगर आप अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, यदि आपके मन में तीव्र उत्कंठा नहीं होगी तो एक टीचर कुछ नहीं कर सकता। वाइस वर्सा भी है कि एक स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा और टीचर नहीं, मैं कहूँगी आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं वीडियो नहीं भेजूंगी, तो क्या होगा, छात्र की भलाई रुक जाएगी और मेरी भी भलाई रुक जाएगी, क्योंकि मेरा कार्य क्या है, शिक्षा प्रदान करना। इसी तरह से हर क्षेत्र में ये प्रगति का आवश्यक मानदंड होगा। समझ में आया। फिर देखिए वो आगे क्या कह रहे हैं, प्रगति के फिर आगे वो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं, इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। ये मैं आपको जो है वो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्यों को जो है वो करते हैं, तो उस तरीके से जो है वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। इसको मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, फिर इसको डिटेल में बताऊंगी कि भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं, इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं।
हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। इस पूरे पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाहते हैं? यहाँ गद्यांश में लेखक भारतीय संस्कृति के प्रति राजनैतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का विवेचन कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लेखक भारतीय संस्कृति के प्रति जो राजनैतिक दल हैं उनके द्वारा अपनाए जाने वाले जितने भी अलग अलग दृष्टिकोण हैं उनका वो मौलिक विवेचन यहाँ पर कर रहे हैं। और लेखक कहते हैं, व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि प्रायः जो अधिकांश राजनैतिक दल हैं भारत के, वो देश की संस्कृति के प्रति वो अपने लिए तो बहुत कार्य करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल होता है अपने राजनीतिक दल की उन्नति के लिए वो बहुत कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में वो देश की संस्कृति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण ही अपनाते हैं। किसके प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाते हैं? देश की संस्कृति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाते हैं। और कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो देश की संस्कृति, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो देश की संस्कृति के लिए गंभीर भी होते हैं, किंतु वे भारतीय को गतिहीनता समझ बैठे हैं। लेकिन जो है वास्तव में लेकिन सारे राजनीतिक दल ऐसे भारत में नहीं होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो देश की संस्कृति के प्रति गंभीर होते हैं और वो अपने राजनीतिक दल की जो नीतियां हैं वो संस्कृति के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं और संस्कृति के प्रति बहुत निश्चित रूप से वो उन नीतियों को अपनाते हैं और वो उन नीतियों को बनाते भी हैं। फिर वो आगे इसका अर्थ आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि भारत में कुछ राजनीतिक दल तो अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान भी हैं, लेकिन एक तीसरी तरह के राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन उनमें ये दोष देखा जाता है कि वो प्रगतिशील जो प्रगतिशील वर्तमान युग हमारा है उसमें भी वो पुरानी संस्कृति के पोषक हैं। तो पुरानी, इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा इस बात को। यहाँ पर लेखक का मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी संस्कृति है वो खराब है, नो, नॉट एट ऑल। लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रगतिशील वर्तमान युग में पुरातन संस्कृति के वो तत्व जो कि आज अगर हम मानते हैं तो अपने को प्रगति से पीछे खींच रहे हैं, उन तथ्यों को, उन बातों को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि लेकिन क्या होता है कि वो राजनीतिक दल जो हैं वो आज भी वर्तमान युग में भी पुरानी संस्कृति के पोषक हैं और वो आज की बदलती आवश्यकताओं और जो प्रासंगिकताएं हैं आज की, उनके संदर्भ में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और वो ये मानते हैं कि जो प्राचीन काल की संस्कृति है, जो भी प्राचीन काल की संस्कृति है, वही वास्तव में भारतीय संस्कृति है और आज भी उसका हमारे भारतीय जनजीवन में वैसा ही प्रचलन होना चाहिए, भले ही वो वर्तमान संदर्भ में, आज के संदर्भ में प्रासंगिक हो या ना हो। मतलब भले ही आज के समय में वो चीज़ें चलाई जा सकें या नहीं चलाई जा सकें, लेकिन वो मानते हैं, जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी भी बहुत अच्छे मॉडर्न घरों में मैंने देखा है कि घर से निकले लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाएंगे, रात में कहीं जाना है तो नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं करेंगे। तो ऐसा आज के वर्तमान आधुनिक जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे, अगर हम सुबह आते समय सोचे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हम कभी समय से स्कूल ही नहीं पहुंच पाएंगे, कोई व्यक्ति अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। पहले लोगों को कई दिन लगते थे कहीं जाने के लिए और उनको कम स्थानों पर जाना होता था। जो रोजी रोटी कमाने जाते थे, एक पुरुष जाता था, एक व्यक्ति जाता था तो वो चल जाता था, लेकिन अब जब घर में सब बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? या यदि किसी को विदेश जाना हो, उसकी फ्लाइट है, किसी की ट्रेन है, पहले ट्रेन और फ्लाइट हुआ नहीं करती थी तो लोग इस बात को मानते थे, लेकिन आज इन बातों को हम मानेंगे तो हम प्रगति की राह में पीछे छूट जाएंगे। यहाँ पर लेखक का यही मंतव्य है। और वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि उनकी
लेकिन जो आज जो भारतीय संस्कृति है वो वास्तव में राजनीतिक दल क्या मान रहे हैं कि उसका जनजीवन में भारतीय संस्कृति के तथ्यों का, सभी तथ्यों का, नॉट कुछ तथ्यों का, सभी तथ्यों का वैसा ही प्रचलन होना चाहिए जैसा कि पहले होता था। नहीं तो उनकी दृष्टि में भारतीय, क्योंकि उनकी दृष्टि क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है, अब क्यों वो ऐसा सोचते हैं वो लेखक आगे बता रहे हैं कि संस्कृति के, यहाँ तक अभी मैंने आपको बताया है, ये सारा अर्थ की बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। अब आगे जो लाइन लिखी है कि संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती, तो यहाँ पर इसका अर्थ अब यहाँ से होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो भारतीय संस्कृति है वो शुरू से ही, मतलब भारतीय संस्कृति जो है वो गतिहीन है, स्थिर और अपरिवर्तनशील है। मतलब कि उनकी दृष्टि से वो वर्तमान में भी पुरातन रूढ़ियों को और मान्यताओं को जैसा का तैसा बनाने के पक्षधर हैं, और वो ये चाहते हैं कि संस्कृति गतिहीन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वो कोई भी चेंज नहीं लाते हैं या अपने स्वार्थवश ऐसा करते हैं। लेकिन वास्तव में जो ये शब्द लिखा है कि संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाती, इसका मतलब ये है कि संस्कृति वास्तव में गतिहीन नहीं होती, बल्कि गतिशीलता तो एक अच्छी संस्कृति का मुख्य लक्षण है। गतिशीलता जो है, मैंने आपको भाषा और आधुनिकता में बताया था कि भाषा आधुनिकता, उसमें भी तो हम पुरानी संस्कृति की भाषा को लेकर के आए थे। तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था? मैंने आपको उसमें यही तो बताया था कि यदि भाषा समय के साथ नहीं बदलेगी तो हम अपनी उन्नति कैसे कर पाएंगे, हम अपनी उन्नति को नहीं कर पाएंगे। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति या जो संस्कृति स्वयं को, खुद को वर्तमान संदर्भों में और आवश्यकताओं के अनुरूप नए परिवेश में ढाल लेगा, या जो संस्कृति स्वयं को वर्तमान संदर्भों और आवश्यकताओं के रूप में नए परिवेश में अपने को ढाल लेगी, वही संस्कृति जीवित रहती है और जनजीवन में उसकी प्रवाहशीलता ही बनी रहती है। इस गतिशीलता को संस्कृति का क्रांतिकारी तत्व भी कहा जाता है, या इसको कहा जा सकता है, इस गतिशीलता को संस्कृति का क्रांतिकारी तत्व, जिसकी ओर प्रायः राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं जाता है, और संस्कृति के जो इस क्रांतिकारी तत्व की उपेक्षा की जाती है, उसका ही आज यह परिणाम है कि आज भी हमारे समाज में छुआछूत, जात पात, अब ये जो इन्होंने दिए हैं ना यहाँ पे कि जैसे सामाजिक कुरीतियाँ, ये जो लाइन है, वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण है। वो क्या कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं है, बल्कि उनके रोग के लक्षण है। कौन कौन? छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि। तो उसका आप अर्थ कैसे लिखेंगे? आप उसका अर्थ लिखेंगे कि संस्कृति के इस क्रांतिकारी तत्व की उपेक्षा का ये परिणाम है कि आज भी हमारे समाज में छुआछूत, जात पात, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, नारी के तिरस्कार का समर्थन किया जाता है। और वास्तव में ये सब क्या हैं? ये रूढ़ परंपराएं हैं। तो क्या ये रूढ़ परंपराएं, ये पुरानी परंपराएं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये हमारे सामने एक प्रश्न छोड़ते हैं कि क्या ये भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप की परिचायक हैं? क्या इन परंपराओं का जो वाहक समाज है उसको स्वस्थ समाज की हम संज्ञा दे सकते हैं? और यदि सभी लोग और सभी राजनैतिक जो विचारधाराएं हैं या राजनीतिक दल के लोग हैं, वो यदि अपने हृदय में झांक करके देखेंगे, अपने अंतःकरण में झांक करके देखेंगे, तो इन प्रश्नों का उनका उत्तर नहीं ही होगा। इन प्रश्नों का उनको उत्तर नकारात्मक मिलेगा, क्योंकि वास्तव में ये जो परंपराएं हैं ये स्वस्थ भारतीय समाज और संस्कृति की प्रतीक नहीं है, बल्कि मतलब ये जो पुरानी सड़ी गली, पूरी भारतीय संस्कृति को मैं नहीं कह रही हूँ, बार बार याद रखिएगा, बार बार कह रही हूँ कि सारी भारतीय संस्कृति की बात नहीं हो रही है। जो पुरानी परंपराएं हैं जो आज के समाज को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं है, यदि हम उनको देखते हैं
तो उनका निदान किया जाना बहुत ज़रूरी है। और यदि इनका निदान नहीं किया गया तो भारतीय संस्कृति और समाज जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा। जबकि भारत के अनेकानेक पुरुष, उन्होंने लास्ट लाइन क्या बोली है, बल्कि रोग के लक्षण का मतलब यही है कि मानसिक रूप से हम लोग रोगी बन जाएंगे और हमारा जो भारतीय समाज है वो प्रगतिशीलता के रास्ते पर नहीं चल पाएगा और प्रगति के मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। फिर सी द लास्ट लाइन, भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इस बुराइयों के विरुद्ध लड़े। तो वहाँ पर यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भारत के अनेकानेक महापुरुषों ने अपनी इस भारतीय परंपरा और संस्कृति को मन से स्वीकार किया और अपने जीवन में इसको उतारा और अपने जीवन को जीवंत बनाया। लेकिन उन सभी ने इन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपने मन से स्वीकारा भी, अपने जीवन को भी इसको जीवंत किया, लेकिन उन सभी ने उन बुराइयों को, इसकी बुराइयों को कभी भी अंगीकार नहीं किया, बल्कि उनके विरुद्ध उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। और चूंकि उन्होंने उनकी इन भारतीय संस्कृति की बुराइयों के प्रति एक लंबी लड़ाई लड़ी, इसीलिए क्योंकि वो अपने देश के प्रति निष्ठा रखते थे, उसकी प्रगति में सहायक बनना चाहते थे। तो भारतीय संस्कृति के महापुरुषों की भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी, ये याद रखिएगा। आपकी सारी बातों को उन्होंने भारतीय संस्कृति को ही अपनाया, उसके मूल तत्वों को नहीं छोड़ा, बट समय के अनुसार उसमें जो बुराइयां और कुरीतियां आने लगी उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया, उनको उन्होंने छोड़ दिया और भारत के महापुरुषों पर, भारतीय संस्कृति पर भारत के महापुरुषों की बहुत अधिक दृढ़ निष्ठा थी और उस दृढ़ निष्ठा के चलते ही उन्होंने उन भारतीय परंपरा और संस्कृति को अपनाया और उसकी बुराइयों के विरुद्ध भी वो लड़े। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर, इस पैराग्राफ को मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के पैराग्राफ्स बताए जाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। और इस वीडियो को एक बार आप फिर से देखिए, और ये आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर है, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। और इस चैप्टर के लिए भी मैं आपको अशोक के फूल की तरह यही कहूँगी कि ये चैप्टर भी आपके कोर्स में नया जुड़ा है और रिड्यूस सिलेबस में हटाया नहीं गया है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन करके हमारे सामने आ रहा है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। देखिए बेटा, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा जाता है। अब ये चैप्टर है ना, इसी तरह से आपको कुछ एक चैप्टर्स मैंने और पढ़ाए, वो चैप्टर्स अपनी भी सोच को आगे बढ़ाने के लिए और हम भारत की उन्नति में कैसे प्रगति कर सकते हैं, या हम कैसे, जैसे इसी तरह से मैंने आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हम और हमारे आदर्श चैप्टर पढ़ाया था, तो वो चैप्टर्स अपने जीवन में भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए होते हैं। तो हर चैप्टर को केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं तैयार करना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन की भी लगातार उत्तरोत्तर प्रगति और वृद्धि करनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस चैप्टर को आप एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए भी ज़रूर तैयार करिए। ठीक है, सो इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के 2 पैराग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे, जिसके साथ कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसको ज़रूर पढ़िए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।